अपनी प्रतिष्ठा का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि यही है जिसकी उम्र आपसे अधिक है। नमस्कार दोस्त, मैं शशि स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे बजट के बारे में। ये बजट जो हमारे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया, तो जानेंगे क्या होता है बजट, क्या इसके फायदे हैं, आम आदमी को क्या इससे फायदा पहुंच सकता है, किसके पास क्या आया और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ये सभी डिटेल्स। जिस तरह से हम सब अपने घर का बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरह से सरकार बजट बनाती है अपने देश के लिए कि किस तरह से अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है, किस तरह से उन्नति की तरफ बढ़ना है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 112 में बजट के निर्माण के बारे में बताया गया है। अगर सरलता से समझा जाए, एक आम आदमी समझा कि बजट क्या होता है, तो बजट एक झलक होता है, एक झलक होता है जिससे पता चलता है कि आदमी ने, देश ने क्या खोया क्या पाया, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक आम आदमी के जिंदगी में पॉकेट में क्या आया। इस बजट में आय और व्यय के अनुमानित आंकड़े, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम में आय में वृद्धि के उपाय लिखित रहते हैं। इस बजट को इसके आधार पर बांटा गया। जैसे पारंपरिक बजट आम बजट की सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा रखती है। इस बजट में सरकार किस क्षेत्र में कितना व्यय करेगी, इसका लेखा जोखा। निष्पादन बजट में कार्यों के परिणाम को आधार पर निर्मित किया जाने वाला बजट ही निष्पादन बजट में आता है। ये जो है लक्ष्यमुखी प्रणाली के आधार पर, जैसे कि कोई सरकार कोई चीज को लागू कर रहा है लक्ष्य, जैसे कि डिजिटलाइजेशन एक निष्पादन बजट में आ जाएगा कि सरकार एक डिजिटलाइजेशन करण का प्रणाली चालू किया है, तो उसका क्या लक्ष्य रहा, उसमें क्या सुविधाएं मिली, इसका क्या उद्देश्य था और कहां उद्देश्य इसका पूरा हुआ, इससे क्या फायदे हुए। इसी तरह परिणाममुखी बजट, इस परिणाम के अनुसार से कोई चीज अगर सरकार सुनियोजित करती है कि हाँ ये करना है, जैसे डिजिटलाइजेशन करना है, नारी सशक्तिकरण करना है, या फिर रेलवे कृषि में काम करना है, उसके अनुसार से इस बजट को परिणाममुखी बजट के अनुसार में रखा जाता है। शून्य बजट, जिसमें घाटों माने कि पिछले वर्ष भी ना कोई पिछले वर्ष के अनुसार से ना इसमें विशेष आपको नुकसान हो रहा है, ना ही फायदा, जो मिलता जुलता बजट रह जाता है। शून्य बजट, जितना आय हुआ उतना ही के अनुसार से व्यय हो जाना शून्य बजट पर आधारित होता। इसमें घाटे का लगना, घाटे का कोई विशेष लोखा जोखा नहीं रहता है। इसमें रहता अंकुश लगाने की, घाटे पर अंकुश लगाने की क्रिया कही जाती है कि जो हमारा उत्पादन में आ रहा है, जो अर्न हो रहा है, सिर्फ उतना ही खर्चा कर सके, ये शून्य बजट में आ जाता है। लैंगिक बजट, इस बजट में एक वर्गीकरण किया जाता है जेंट्स जैसे व्यक्ति में कि औरत, नारी सशक्तिकरण के जैसे और एम्प्लॉयमेंट के तहत इस तरह से इसको बांटा जाता है। निष्पादन बजट को एक संतुलित बजट कहा जाएगा। इसमें सरकार जितना कमाए आय कर रही है उतना व्यय कर रही है। एक बैलेंस बजट को निष्पादन बजट कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा। इस 2022 के बजट में क्या सस्ता क्या महंगा पड़ रहा है, तो इसमें आपको खेती के सामान, चमड़ा, कपड़ा, जेम्स ज्वेलरी, पैकिंग के डिब्बे, मोबाइल चार्जर, ये सभी सस्ता हुआ। इंपोर्टेड ज्वेलरी, विदेशी छाता, बिल्डिंग फ्यूल्स और मक्का फर्नीचर, ये सब आपके महंगे हो गए हैं। तंबाकू, सिगरेट, खिलौने, ताला, ये सब महंगे हो गए हैं। जबकि माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और खेत से जुड़े, खाद से जुड़े सभी पदार्थ आपके सस्ते हो चुके हैं। अगर ऑटोमोबाइल्स की माने तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफी जोर दिया गया है। एक व्हीकल एक बैटरी की तरफ से ज्यादा डिमांड किया गया है। एक व्हीकल एक बैटरी के अनुसार से जो मैन्युफैक्चरर थे उनको खासा निर्देश दिया गया है उन मैन्युफैक्चरिंग में कि आप एक तरह की बैटरी बनाएं ताकि किसी समय पड़ने पर गाड़ी की बैटरी आसानी से रिप्लेस होके, चाहे गाड़ी का कोई भी मैन्युफैक्चरर, बैटरी का साइज एक ही होना चाहिए जिससे कस्टमर को सुविधा हो, चार्जिंग में, रिप्लेसमेंट में इजी हो सके। तो एक सशक्तिकरण पर किया गया है और बैटरी बनाने वाले सभी तत्वों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, सस्ती की गई है। आने वाले समय में ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होने वाला है। इसमें सरकार की तरफ से काफी ज्यादा सुविधाएं और छूट दी जा रही हैं। इस 2022-23 के बजट में फिर से एक बार हेल्थ केयर सेक्टर में काफी अलग से योगदान दिया गया, इस पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है।
हम सब कोविड को भूल नहीं सकते और इसके इंपॉर्टेंस को बनाए हुए देखते हुए सरकार ने फिर से इसमें काफी सुधार किया है। इसका जीडीपी 1.6 से 3% का ग्रोथ किया गया है। जहां पिछली बार 36,576 करोड़ का फंड एलोकेशन किया गया था, वहां इस बार 37,000 करोड़ का फंड एलोकेशन हेल्थ सेक्टर में किया गया है। इस हेल्थ सेक्टर में अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, रोल आउट हुआ है और नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को इन्वॉल्वेशन किया गया है, प्रमोट किया गया है। तो अब किसान के लिए सीतारमन जी ने क्या लाया है? इस योजना में पीपीपी मोड में कार्य की शुरुआत की गई है। ड्रोन से खेती का विकास किया जाएगा। ड्रोन का उपयोग किया जाएगा खेती के मामलों में। नए 1208 मैट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद की जाएगी। 1 लाख फार्मर विल कवर्ड। क्या होंगे? सोलर पावर प्लांट, सोलर पंप से विकास किया जाएगा। कृषि रेल, कृषि उद्यान चला जाएगा, जो कि क्रॉप्स को, खाद को पहुंचाने में सुविधा होगी। जो गाय पालन, केटल्स पालन कर रहे हैं, दूध को उत्पादों को डबल किया जाएगा। वहीं 15 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट दिया गया है, जो कि किसानों के उन्नति के लिए ही है। अलग अलग विलेज में स्टोरेज के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। एसएसजी के अंतर्गत में इरिगेशन के लिए नैम के तहत नई सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। आइए देखते हैं बजट में किसान से जुड़ी हर छोटी और बड़ी बातें। तो किसान एमएसपी पे गेहूं धान की खरीद के लिए 2.37 करोड़ का भुगतान करे। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 14 क्षेत्रों में शानदार प्रक्रिया 30 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव किया गया। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन से तेजी आएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा के लिए हार्दिक स्टेक को ई पोर्टल शुरू किया गया है। सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए पीएम गति शक्ति को 22-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा। एमएसएमई पर रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम को 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। 4 स्थानों पर बहु मॉडल पार्क के लिए अनुबंधन अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे। केन बेतवा नदियों को 44,608 करोड़ की लागत से जोड़ने की योजना की गई है। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इस साल आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। के साथ साथ ही नेक्स्ट जनरेशन एग्री रिफॉर्म पीपीपी प्लान के तहत सर्विस डिलीवर किया गया है। इसके साथ 2.3 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट एमएसपी वैल्यू केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विद 5 किलोमीटर ऑफ वाइड कॉरिडोर ऑफ गंगा रिवर नाबार्ड फंड को भी काफी प्रोत्साहित किया गया है। आइए देखते हैं कि अब इस बजट पे टैक्स को लेकर के कोई रिलीफ दिया गया है कि नहीं। इस बजट में टैक्स को लेकर कोई खासा रिलीफ नहीं दिया गया। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स डिडक्शन लिमिट को इंक्रीज किया गया है, जो कि 10% से लेकर के 14% बढ़ गई है। आइए देखते हैं इस बजट में टैक्स प्रपोजल को लेके क्या चेंजेस किए गए थे। इस टैक्स प्रपोजल में जो रिटर्न की अवधि है बढ़ाकर के 2 साल कर दी गई है। आप अगर कोई करेक्शन कराना चाहते हैं तो करेक्शन करा सकते हैं। टैक्स रिलीफ दिया गया है उनके लिए जो फिजिकली डिसेबल हैं। कॉर्पोरेट सोसाइटी को टैक्स और सरचार्ज में कुछ रियायतें दी गई। इसके साथ साथ इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स टू बी टैक्स एट 30%। मतलब भाई, अगर आप कर रहे हैं बिटकॉइन से कमाई तो महंगी पड़ेगी अब कमाई। इसके साथ साथ ही मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने की काफी तकनीक की घोषणा की गई है। काफी तकनीकों में सुधार किया गया है। इसके साथ साथ ही कैपिटल गुड्स और प्रोजेक्ट इंपोर्टेड गुड्स के लिए मॉडरेट ट्रैफिक रेट को रखा गया है, जो 7.5 है। इसके साथ साथ ही एक्सटेंशन ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड एग्जेम्पशन ऑफ स्टील एंड स्क्रैप्स। स्टील स्क्रैप के क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। इसके साथ साथ ही अनब्रेडेड फ्यूल में कुछ एक्सरसाइज ड्यूटी को कम किया गया है। बड़ा चेंजेस देखे तो इनकम टैक्स डिटेल्स में आप रिटर्न फाइल करने के 1 साल के जगह 2 साल का आपको मौका दिया गया है। साथ में आप अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको 2 साल का मौका है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट सोसाइटी के रेट को, चार्जेस को डाउन किया गया, 18.5 से 15% किया गया है। टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर स्टेट एम्प्लॉय टू एनपीएस रेज फ्रॉम 10% टू 14%। अब वो 10 के जगह 14% तक बचा सकते हैं। बजट एज ए ग्लांस देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.2 को लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है और 1446
यूनियन कानूनों को निरस्त होने के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.2 को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही इस बजट में मिडिल क्लास को मायूसी भी हुई है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की है। इस वजह से आयकर में कोई छूट नहीं मिले। वहीं कॉर्पोरेट को राहत दी गई। कॉर्पोरेट सरचार्जेस को 12% से घटाकर 7% किया गया है। वहीं हीरे के रत्नों पर सीमा शुल्क घटाई गई है, जिसे घटाकर 5% कम किया गया है। इसके साथ साथ अब टैक्स के दायरे में आएगी क्रिप्टो करेंसी। आमदनी पर देना होगा 30% का टैक्स। रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है, जिसको आगे प्रोत्साहित और इसको कंटिन्यू करने का प्रस्ताव रखा गया है। जैसा कि पहले बता कि कॉर्पोरेट चार्जेस को 12% से घटाकर 7% किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत मिला है, जिसको 14% तक का टैक्स की राहत ले सकते हैं, जो कि पहले ये 10% तक था। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख पक्के के मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ ही आत्मनिर्भर भारत को 60 लाख युवाओं के लिए नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कि आपको बता के आयकर के लिए नए प्रावधान का ऐलान किया गया है। टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए 2 वर्ष का मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही क्रिप्टो करेंसी के द्वारा कमाई गई इनकम में 30% का आपको ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही साथ इस वित्त वर्ष में 22 से 23 में आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी ला सकती है। 2000 किलोमीटर की रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक के कवच के तहत लाया जाएगा। वहीं भुगतान में देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। इसके साथ साथ चिप वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे, जो डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक नया मुकाम होगा। इस प्रोजेक्ट में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। आपातकालीन गारंटी लाइन योजना को मार्च 23 तक बढ़ाया जाएगा। कोरोना काल में शिक्षा का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए इस बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जिसमें एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ा करके 200 चैनल किया जाएगा। इस बार भी बजट में 25,000 किलोमीटर तक की नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़ाई जाएगी। आने वाले 3 समय में 4 से नए वंदे मातरम ट्रेनों की तैयारी की जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।